everyone. Hope you are fine and taking good care of your health. Welcome to class 9. My name is Sagar Ahmed and I will teach you subject physics. उम्मीद करता हूँ कि आपने अपनी फिजिक्स की बुक्स खरीद ली होंगी और अगर अभी तक आपने बुक्स नहीं खरीदी तो जल्दी से आज जाकर अपनी बुक्स खरीद लें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। और फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तमाम जो टॉपिक्स होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स, वो अपने प्रीवियस टॉपिक से लिंक होते हैं। तो अगर आप अपने शुरू के टॉपिक्स को मिस कर देंगे तो आपको नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे उनको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, मुश्किल होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज ही आप अपनी बुक्स खरीद लेंगे और ताकि आपकी जो स्टडी है वो डिस्टर्ब ना हो। कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि अभी तो हमारे पास 2 साल हैं, 2 साल तो नहीं, 1 साल 7 मंथ, तो हम जो फिज़िक्स का सब्जेक्ट है या बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं हम उनकी तैयारी बाद में कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पर है पेपर्स में। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि ऐसा वो स्टूडेंट्स सोचते हैं जो बाद में नाकाम हो जाते हैं। तो आपने स्टार्ट से ही पढ़ना स्टार्ट करना है, कोई टॉपिक मिस नहीं करना। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आप शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और जब पेपर्स आएंगे तो आप इजीली फ्रीली घूम फिर रहे होंगे, आप जो पार्टीज़ भी इंजॉय कर रहे होंगे, दूसरे काम भी कर रहे होंगे, लेकिन आपको स्टडी की टेंशन नहीं होगी पेपर्स में। उसकी वजह भी यही होगी क्योंकि आप पहले से ही सब कुछ तैयार कर चुके होंगे। और अगर आपने तो जो ना दी स्टार्ट में, तो इसका ये नुकसान होता है कि ऐसे स्टूडेंट्स बाद में फिर होम ट्यूशन्स रख रहे होते हैं और पेरेंट्स के पैसे भी ज़ाया कर रहे होते हैं और उनको टेंशन की वजह से उस वक्त भी समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि वो पहले जो है बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं। तो इंशाल्लाह स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और कोई टॉपिक मिस नहीं करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हमारी जो तैयारी है वो बेस्ट हो और इंशाल्लाह बोर्ड्स में पोजीशन लेंगे हम। तो सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि जो 9th के सब्जेक्ट्स हैं वो 8th क्लास के सब्जेक्ट्स जो हैं उससे ज़्यादा हैं। तो कुछ वैसे भी कुछ स्टूडेंट्स डिस्टर्ब होते हैं जो जब भी न्यू क्लास में जाते हैं, 9th के स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो न्यू सब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं जो उन्होंने पहले 8th क्लास में या प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़े होते, तो थोड़ा सा परेशान होते हैं। और जब वो न्यू सब्जेक्ट्स को देखते हैं तो वो समझते हैं कि जो 9th के सब्जेक्ट्स हैं वो 8 से ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर कंपैरिजन कर लेते हैं क्लास 8 एंड क्लास 9 के सब्जेक्ट्स का। क्लास 8 में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथ, साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड कंप्यूटर। अब जो 9th क्लास में आप सब्जेक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं उनमें है आपके पास इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात एंड पाक स्टडी। इन दोनों को मैंने एक ही साथ इसलिए लिखा है क्योंकि पहले ऐसा होता था कि 9th क्लास में इस्लामियात पढ़ाई जाती थी, 10th क्लास में पाक स्टडी पढ़ाई जाती थी। अब थोड़ा सा बोर्ड का पैटर्न चेंज हुआ है। अब इस तरह से है कि इस्लामियात की हाफ बुक और पाक स्टडी की हाफ बुक 9th में पढ़ाई जाती है और इस्लामियात की जो सेकेंड हाफ है बुक और पाक स्टडी की वो 10th में पढ़ाई जाती है। तो इससे ये है कि दोनों को मैंने एक ही बुक कंसीडर किया है। नेक्स्ट मैथ। तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं ये तो कंपलसरी हैं जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। जो न्यू सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे वो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो आप न्यू पढ़ेंगे। अब हम क्लास 9 के सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 5 पे बायोलॉजी मौजूद है, नंबर 6 केमिस्ट्री, फिजिक्स। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो आप न्यू पढ़ेंगे। बाकी जो फर्स्ट 4 सब्जेक्ट्स हैं ये आप क्लास 8 में भी इनका थोड़ा थोड़ा जो स्टडी है वो कर चुके हैं। जो नंबर 5 पर एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी, इसकी जगह आपके पास चॉइस होती है। क्या चॉइस होती है? या तो आप बायोलॉजी रख लें या आप कंप्यूटर रख लें। तो शुरू में स्टूडेंट्स को गाइड नहीं किया जाता, तो वो समझ रहे होते हैं कि बायोलॉजी मुश्किल है, वो कंप्यूटर रख लेते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि जो स्टूडेंट्स मैट्रिक में बायो का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो मैट्रिक के बाद एफएससी भी कर सकते हैं, आईसीएस भी, उनके पास चॉइस होती है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो कंप्यूटर मैट्रिक में रख लेते हैं उनके पास जस्ट एक ही चॉइस होती है कि वो आईसीएस कर सकते हैं और एफएससी वो नहीं कर सकते।
तो मेरी ये एडवाइस होगी कि बेशक आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, आप बायो सब्जेक्ट रखें। इसका ये होता है कि आपको थोड़ा सा नॉलेज आ जाता है कि बायो होती क्या है। और हाँ, उसके बाद अगर आपको बायो मुश्किल लगती है, आपका बायो में इंटरेस्ट नहीं रहता, तब भी आप एफएससी कर सकते हैं बायो की जगह मैथ रख कर। लेकिन अगर मज़ीद आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप आईसीएस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर करेंगे उसके बाद आप कहें कि मैं एफएससी करना चाहता हूं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर ऐसे स्टूडेंट बाद में पछता रहे होते हैं, या वो 6 मैट्रिक में ही उन्हें पता लग जाता है कि वो आगे एफएससी नहीं कर सकते, तो उनका सब्जेक्ट फिर बाद में, क्योंकि वो 6 to 8 मंथ पढ़ चुके होते हैं, तो उनके लिए सब्जेक्ट को चेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो इंटरेस्ट की बात है, जो आपको बेस्ट लगे आप वही चॉइस करें। लेकिन मैं बायो को प्रीफर करूँगा, क्योंकि उसके बाद आप आईसीएस में भी जा सकते हैं, मतलब बायो को छोड़कर आप कंप्यूटर की फील्ड में भी जा सकते हैं। तो लेकिन अगर कंप्यूटर की फील्ड को आप चूज़ करते हैं तो उसके बाद आप बायो की फील्ड में बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तो ये 8th क्लास के सब्जेक्ट्स और ये 9th क्लास के जस्ट ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो न्यू हैं। तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, क्या ऐसा है कि ये आपने पहले कभी नहीं पढ़े? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं इनको आप साइंस में पढ़ चुके हैं। असल में ये क्या है, ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये साइंस की क्या हैं, 3 आप टाइप्स कह सकते हैं या ब्रांचेस कह सकते हैं, कि जो साइंस है उसको मज़ीद 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो इस वक्त मेरे पास 8th की बुक तो नहीं है साइंस की, वरना मैं आपको बताता कि आप कौन कौन से चैप्टर साइंस में बायो के पढ़ के आए हैं, और कौन कौन से चैप्टर केमिस्ट्री के पढ़ के आए हैं, और कौन कौन से फिजिक्स के पढ़ के आए हैं। तो मतलब जो शॉर्टली आपके पास इंट्रोडक्शन है इन 3 सब्जेक्ट्स का, वो आपको 8th क्लास की साइंस में मिल चुका है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट्स हों, बस उस साइंस को थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस किया गया है 9th में। तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो बायो में आप क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जिंदा जानदार हैं उनको आप स्टडी करते हैं, और उससे रिलेटेड जितनी भी स्टडी है वो बायो में की जाती है। केमिस्ट्री जो है वो आपके पास कंसर्न विद द सब्सटेंसेस ऑफ व्हिच मैटर इज कंपोज्ड, के मैटर क्या होता है, ये तो आप इस क्लास में पढ़ चुके हैं। सॉलिड, गैस, लिक्विड, इसको मैटर कहते हैं। इसकी 4 टाइप भी है जो कि हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो मतलब जो मैटर है, दुनिया की हर चीज़ मैटर से मिलकर बनी है। जो मैटर है वो किस सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है, इसको केमिस्ट्री में हम डिस्कस किया जाता है। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं नेचर को, नेचर की प्रॉपर्टीज़ को, यानी कुदरत को डिस्कस किया जाता है। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाता है, और एनर्जी को डिस्कस किया जाता है। कोई भी काम करने के लिए, वर्क करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये सारी जो स्टडी है, ये फिज़िक्स में इसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं नेचर से रिलेटेड, और जितनी भी नॉलेज है मैटर और एनर्जी और उसकी प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड, ये सब हम फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ, मेरा नाम है सागिर अहमद और मैं आपको फिज़िक्स का सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। तो जो फिज़िक्स है आपके पास क्लास 9th की, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि ये डल सब्जेक्ट है, बोरिंग सब्जेक्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिज़िक्स जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही नहीं है इस दुनिया में। क्यों है ये इंटरेस्टिंग, ये मैं आपको आगे थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल हम देखते हैं कि हम जो 9th की फिज़िक्स है इसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसके जो 9th की फिज़िक्स है, इसके जो टोटल चैप्टर्स हैं वो है 9th। यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स, यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स। तो इसके बारे में मैं कुछ बताता चलूँ आपको। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सकें, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इसको मेजर करने के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको डिटेल से चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया गया है। यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स या किनेमेटिक्स भी पढ़ते हैं इसको। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है वो क्यों है, इसको डिस्कस करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। टोटल यूनिट नंबर 2 में हमने मोशन को डिस्कस किया है, हरकत को डिस्कस किया है, और कुछ भी नहीं, और उसी टाइप्स को। डायनामिक्स, एक ऑब्जेक्ट किस वजह से मोशन में है, किस वजह से वो हरकत कर रहा है। अब जो आपके पास चांद है, मून है, वो ज़मीन के गिर्द कशिश वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। क्यों?
ज़मीन उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो वजह क्या बन रही है उसकी मूवमेंट की? अट्रैक्शन। तो यूनिट नंबर 3 में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स है उसकी मोशन की वजह क्या चीज़ बन रही है उसको डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। कोई भी आप फोर्स लगाते हैं तो उसका वो ना कुछ टर्न करती है चीज़ को, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है किसी चीज़ पर, उसको डिस्कस करेंगे। इसकी एक फ़नी एग्जांपल मैं आपको देता जाऊँ। फोर्स, जब भी आप कोई गलत काम करते हैं तो आपके मम्मा पापा आपको एक फोर्स लगाते हैं, थप्पड़ लगाते हैं। तो वो जो थप्पड़ है वो आपको, जो आपका फेस है उसको टर्न कर देता है। अगर वो थप्पड़ ज़्यादा ही ज़ोर से हो तो वो बात का पूरे बच्चे को ही टर्न कर देता है, घुमा के रख देता है। तो इस तरह की जो फोर्सेज हैं उसका जो इफेक्ट है वो हम यूनिट नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन के मुतालिक है कि जो सन, सैटेलाइट्स ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, इसको यूनिट नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 6 है वर्क एंड एनर्जी। आप समझ रहे होंगे वर्क का मतलब काम, लेकिन जो फिजिक्स का वर्क है ये तो टोटली डिफरेंट है ना। तो इसको हम डिटेल से यूनिट नंबर 6 में डिस्कस करेंगे कि असल में वर्क होता क्या है। एंड यूनिट नंबर 7 में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाएगा। यूनिट नंबर 8 में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को डिस्कस, जस्ट यहाँ पर हम सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे, इसमें थर्मल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी चेंज है। यूनिट नंबर 9 में ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से ट्रांसफर होती है ये हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 9 में। अच्छा, तो टोटल जो फिजिक्स है इसके जो टोटल पेजेस हैं वो हैं 193। अगर 1 पेज भी हम डेली पढ़ें, डेली इसकी स्टडी करें तो 6 मंथ में हमारी फिजिक्स ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश करेंगे फर्स्ट 6 मंथ में फिजिक्स को इतना अच्छी तरीके से याद कर लेंगे कि उसके बाद हमें जस्ट टेस्ट देने होंगे। इसको दोबारा मतलब रिवीजन तो हम करेंगे ही करेंगे, मतलब इसकी टेंशन हम 6 मंथ में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आप इंजॉय करें, जो मर्जी करें, लेकिन फर्स्ट 6 मंथ में आपको टोटली फोकस करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट पर, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा बाद में। तो अब हम चलते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। थोड़ा सा पेपर पैटर्न को भी डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिक्स का पेपर किस तरह से बनता है। तो टोटल मार्क्स जो होते हैं फिजिक्स के पेपर के वो होते हैं हमारे पास 60। इन 60 जो है मार्क्स, इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये इसमें आपके पास एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपने करेक्ट आंसर को सर्कल करना होता है। फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स नहीं आते। तो ये 60 मार्क्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऑब्जेक्टिव 12 ऑब्जेक्टिव होती हैं, 15 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। असल में तो 3 होते हैं, उसमें से 2 करने होते हैं। और असल जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आपके पास 23, उसमें से 15 करने होते हैं। ऑब्जेक्टिव में चॉइस नहीं होती। तो एक ऑब्जेक्टिव का 1 मार्क्स होता है, तो 12 ऑब्जेक्टिव के 12 मार्क्स होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 15 × 2 30 मार्क्स होंगे आपके पास। लॉन्ग क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन 9 मार्क्स का होता है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन 18 मार्क्स के होंगे। इन तीनों को ऐड अप कर लें तो आपके पास कितने मार्क्स होंगे? 60 मार्क्स होंगे। तो पेपर पैटर्न को तो डिस्कस कर लिया, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो ये फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं आपको बताता चलूँ कि एक डल से डल स्टूडेंट्स भी इसको इजीली पास कर सकता है। तो अगर एक डल स्टूडेंट इजीली पास कर रहा है तो आप देखें, आप तो माशाल्लाह इंटेलिजेंट हैं, तो आप तो फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो फुल मार्क्स किस तरह से लेंगे ये देख लेते हैं अभी। फिजिक्स को, कोई भी टॉपिक है फिजिक्स का, उसको याद करने के लिए हम 4 में डिवाइड कर देते हैं, 4 पार्ट्स में। नंबर 1 उस टॉपिक की डेफिनेशन, नंबर 2 उस टॉपिक का यूनिट को हम जब डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 में तो आपको क्लियर हो जाएगा यूनिट क्या होता है। नंबर 3 फार्मूला,
कि वो जो टॉपिक है उसका फार्मूला क्या है। नंबर 4 मैथमेटिकल फॉर्म। तो यहाँ से भी जो ये सोचते हैं कि जो फिजिक्स है वो एक डल सब्जेक्ट है, बोरिंग सब्जेक्ट है, मज़ेदार नहीं है, यहाँ से भी वो गलत साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जस्ट आपके पास थ्योरी नहीं है कि आप पढ़ते रहें, जैसे उर्दू में पढ़ते रहते हैं, पढ़ते बोर हो जाता है बंदा, वैसा नहीं है। हाँ, थोड़ी सी थ्योरी है, और ऐसा भी नहीं है कि ये टोटली मैथ हो इसमें, क्योंकि कुछ बच्चे तो इरिटेट होते हैं ना मैथ से, बस दिल ही नहीं करता उनका मैथ को कभी पढ़ने का, तंग आए होते हैं मैथ से। तो मैथमेटिकल फॉर्म है ज़रूर लेकिन थोड़ी सी होती है, थ्योरी है ज़रूर लेकिन थोड़ी सी होती है। तो ऐसा नहीं है कि टोटली आपके पास थ्योरी हो, टोटली आपके पास मैथमेटिकल पॉइंट्स हों कि बंदा बोर हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो किसी भी टॉपिक को आप जब 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं तो आसानी से वो तैयार हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ 9 चैप्टर हैं। कितनी डिफाइन होंगी? ज़्यादा तो नहीं होंगी, मैक्सिमम 195 डिफाइंस हैं। एक दफ़ा काउंट की थी, अब मेरे जहन में नहीं है, तो 195 कंफर्म है, इससे कम होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। 195 डिफाइंस है आपके पास टोटल फिजिक्स में। अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो आपके पास उन डिफाइंस में से कम 8 MCQs तो आ ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं। 12 MCQs होते हैं, उसमें से 8 तो आ जाएंगे ना। हो सकता है 4 वो साइड से दे दे, डिफाइन से ना दे, जो थ्योरी होती है वहाँ से दे दे। 8 MCQs तो पक्के हैं डिफाइन में से। नंबर 2, तो 195 से ज़्यादा डिफाइन है, आप कहेंगे बहुत ज़्यादा डिफाइन हैं। अगर आप डेली की पॉइंट डिफाइन याद करें, डिफाइन तो कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होती, 1 लाइन की होती है, कोई 2 लाइनों की होती है, बस मैक्सिमम 2 लाइन की होती है। तो अगर डेली आप 5 डिफाइन याद करें तो 40 डेज़ में आप 195 डिफाइन याद कर सकते हैं। 40 डेज़ मतलब 1 मंथ। अगर कुछ ज़्यादा ही डल बच्चा तो 2 मंथ लगा देगा, और फिर उस 2 मंथ के बाद उसको रिवीजन, बार बार रिवीजन। मैं आपके पास 1 ईयर 7 मंथ हैं, तो बार बार जब आप रिवीजन करेंगे तो वो तो फिंगर टिप्स पे याद हो जाती हैं। अच्छा, नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चन तो उन्हीं डिफाइन में से आएंगे ना, 30 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे आपके पास। नंबर 3, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले आपने डिफाइन लिखनी होती है। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, मैथमेटिकल फॉर्म हो, कोई भी हो, थ्योरी का टॉपिक हो, कोई भी हो, सबसे पहले तो उसकी डिफाइन लिखनी पड़ेगी टॉपिक की। तो 18 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसमें से वो आपको 5 मार्क्स तो देगा ही देगा। तो जस्ट डिफाइन याद करने से आपके पास कितने मार्क्स आ जाएंगे? 30 + 8 38 + 5 43। आप देख सकते हैं एक डल बच्चा भी सिर्फ 40 दिन में तैयारी करके कितने मार्क्स ले सकता है। चलें नेक्स्ट चलते हैं। यूनिट तो याद हो ही जाते हैं, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो फार्मूला, मैक्सिमम फिजिक्स की बुक में जितने फार्मूले 50 हैं, बस ज़्यादा नहीं है, 50 फार्मूलाज हैं। 50 फार्मूलाज अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके पास 2 न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल को बाद में हम डिस्कस करेंगे जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल होता क्या है। ये क्वेश्चन होते हैं, मैथ के जैसे क्वेश्चन होते हैं, जिस तरह से आपके पास चैप्टर नंबर 4 8th क्लास में आपने पढ़ा था, उस तरह के क्वेश्चन होते हैं ये। तो न्यूमेरिकल अगर आप फार्मूला, मैं कह रहा हूँ 50 भी नहीं होंगे फिजिक्स के जो फार्मूलाज हैं, सिर्फ 9 चैप्टर तो सारे हैं। तो अगर आप 50 देखें, फिंगर टिप से याद हो जाते हैं फार्मूलाज कोई, जैसे a + b होल का स्क्वायर = a² + b² + 2ab, आपको कितने आसानी से याद हैं। तो अगर आप डिफाइन याद करें, ये फार्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, क्योंकि ये डिफाइन में फार्मूला होता है। मैक्सिमम 50 फार्मूले हैं। तो जो आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आते हैं 8 मार्क्स के। तो अगर 50 फार्मूले आप याद कर लें, डेली का एक फार्मूला याद करें, देखें a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, इसमें कोई टाइम लगा है? मैक्सिमम 3 वर्ड्स हैं याद करने के लिए। तो 8 नंबर का न्यूमेरिकल आपके पास डन। तो 41 + 8 कितने हो जाएंगे? 49। तो सॉरी 43 था, 43 + 8 आपके पास कितने हो जाएंगे? 51। तो मतलब एक डल निकम्मा और निकम्मा तरीन बच्चा भी 51 मार्क्स ले सकता है। लेकिन बच्चे फिजिक्स में फेल हो रहे होते हैं। ऐसा क्यों है कि एक डल बच्चा भी 51 मार्क्स ले सकते हैं? मैंने आपको यहाँ पर देखें करके बताया। वो तवज्जो नहीं देते, स्टार्ट से नहीं पढ़ते, रट्टा लगाते हैं। तो जब पेपर में क्वेश्चन आता है, जो रट्टा लगाया था वो तो उन्हें भूल जाता है।
तो इसलिए आप थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, आपकी जब थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आप फिजिक्स में टॉप कर सकते हैं। तो एक निकम्मा बच्चा जो बाकी सब्जेक्ट्स में मर मर के पास हो रहा है, फिजिक्स में 51 मार्क्स लेकर वो 9th में अच्छे मार्क्स ले सकता है। तो आपकी तवज्जो चाहिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट चाहिए। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आप एक दफ़ा रीड आउट ही करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगी, मज़ेदार लगेगी, और इंशाल्लाह आप 51 तो मैंने निकम्मे बच्चे के लिए कहा है, आप इंशाल्लाह 60 और 60 मार्क्स लेंगे। आप तो होशियार बच्चे हैं। तो उम्मीद है कि मेरी बातों का आपको असर हुआ होगा और आप स्टार्ट से पढ़ना शुरू करेंगे, कंसेप्ट लेकर पढ़ेंगे ताकि आपको हर चीज़ आसानी से याद हो जाए। तो इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको फिजिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर वहाँ पर नहीं तो आपको मेरा नंबर आपके पास मौजूद है, आप व्हाट्सएप करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो फिजिक्स से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल गाइड यू, एंड थैंक यू सो मच।